हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर से हम लोग अपने विषय का पहला अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है द्रव्य यानी कि मैटर। तो आज का लेक्चर हम लोग द्रव्य के इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा है द्रव्य के बारे में, वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा जिसमें द्रव्यमान होता है द्रव्य कहलाती है। और ये बात शायद पहले से भी आप लोगों को पता होगा कि कोई भी चीज़ जिसमें जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान हो उसको हम लोग द्रव्य बोलते हैं। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई द स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, कोई भी चीज़, अब वो चीज़ हो सकता है कि दिखाई देने वाला हो या हो सकता है कि आपके नज़र से दिखाई नहीं देता हो। नज़र से नहीं दिखाई देता है उसके बावजूद भी वो द्रव्य हो सकता है। और द्रव्य होने का दो कंडीशन है। क्या कंडीशन है भाई? तो वो जगह घेरना चाहिए, उसके द्वारा कुछ जगह घेरना चाहिए और साथ ही साथ उसमें द्रव्यमान होना चाहिए। तो हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसी वस्तुएं हैं जो जगह घेरती है और उसमें द्रव्यमान भी होता है। तो चलिए थोड़ा एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। हमारे पास आसपास में ऐसा क्या चीज़ है जो कि जगह घेरती है और द्रव्यमान है? तो चलिए हम अपने से शुरू करते हैं। ये जो मेरे हाथ में स्केच है, क्या ये जगह घेरती है? क्या इसने जगह घेरा हुआ है? क्या इसमें द्रव्यमान है? तो बिल्कुल ये इसने जगह घेरा हुआ है और इसमें द्रव्यमान है। तो ये जो स्केच है ये एक द्रव्य है। हम लोग का जो शरीर है, क्या ये एक द्रव्य है? तो बिल्कुल है, इसलिए है क्योंकि इसने जगह घेरा हुआ है और इसमें कुछ द्रव्यमान है। तो ये जो हमारा शरीर है ये भी हमारा एक द्रव्य है। ये बोर्ड जो दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये भी एक द्रव्य है। आप लोग जहाँ पे बैठे होंगे, हो सकता है आपके पास पेन हो, कॉपी हो, बुक्स हो, कुर्सी हो, टेबल हो, दीवार हो, घर हो या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके आसपास हो, जो जिसने जगह घेरा हुआ हो और जिसके पास द्रव्यमान हो, वो सारी वस्तुएं द्रव्य हैं। तो इसको रियल लाइफ से अगर रिलेट करके पढ़ते हो ना तो आपको हर चीज़ समझ में आता है और बहुत दिनों तक याद रहता है। इसको थ्योरी की तरह रट के पढ़ोगे तो फिर याद नहीं रहेगा। तो ये तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स का बात किए, द्रव्य का एग्जाम्पल्स का बात किए जो हम लोगों को दिखाई देता है, जो हमारे आसपास था। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं हमारे आसपास जो दिखाई नहीं देता है, उसके बावजूद भी वो द्रव्य है। अब ऐसे क्या चीज़ है हमारे आसपास जो हम लोगों को दिखाई नहीं देता है उसके बावजूद भी द्रव्य है? तो जो हमारे आसपास हवा है, चारों तरफ जो हवा है, दिखाई तो नहीं देता है बट इसने जगह घेरा हुआ है और साथ ही साथ इसमें द्रव्यमान है। तो हवा भी हमारा क्या है? एक प्रकार का द्रव्य है। ठीक है, पानी जो पीते हैं हम लोग, पानी भी एक द्रव्य है, इसलिए क्योंकि वो भी जिस बर्तन में रखा जाता है उसका जगह घेरता है और साथ ही साथ उसमें कुछ द्रव्यमान होता है। तो बहुत सारे लिक्विड्स हैं, बहुत सारे फ्लूइड्स हैं जो द्रव्य हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें मैं शुरू में जैसे बोला कि दिखाई देती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं हमारे आसपास जो दिखाई नहीं देती है, उसके बावजूद भी उसको द्रव्य बोलते हैं। तो द्रव्य होने के लिए ये कोई कंडीशन नहीं है कि वो दिखाई देना चाहिए या नहीं दिखाई देना चाहिए। द्रव्य होने के लिए दो ही कंडीशन है और वो दो कंडीशन याद रखिए तो आप डिफाइन कर सकते हैं कि द्रव्य क्या होता है। वो दो कंडीशन क्या है? कोई भी चीज़ जो जगह घेरती हो और साथ ही साथ उसमें द्रव्यमान हो। सिंपल सी बात है, दो ही बात याद रखना है। ठीक है, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, हम लोगों के चारों तरफ जो भी है वो द्रव्य है। हमारे आसपास जो भी है, चारों तरफ मतलब आसपास में जो भी है वो सारा का सारा चीज द्रव्य है। ठीक है, इसके लिए हमने लिखा एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर। एवरीथिंग अराउंड अस का मतलब वही हो गया कि हमारे चारों तरफ जो भी है, ठीक है, वो सारा का सारा द्रव्य है। नेक्स्ट पॉइंट हमने उदाहरण के तौर पे लिखा है किताब, कलम, पेंसिल, पानी, हवा, दीवार इत्यादि। मतलब हमारे आसपास यही सारी चीजें हैं। ठीक है, तो हमने बताया कि ये द्रव्य है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमारे आसपास जो हो वही द्रव्य है। ठीक है, द्रव्य का कंडीशन बस आपको पता होना चाहिए, है ना। तो आप कोई भी चीज को बता सकते हैं कि ये द्रव्य है कि नहीं, बस द्रव्य का आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए और द्रव्य का कंडीशन के लिए बस दो ही चीज आपको याद रखना है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है ब्रह्मांड दो अवयवों से मिलकर बना है, द्रव्य तथा ऊर्जा। ये पूरा जो ब्रह्मांड है, ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये दो ही चीज से बना है। किस किस चीज से बना है? तो मैटर से यानी कि द्रव्य से बना है और साथ ही साथ ऊर्जा यानी कि एनर्जी से बना है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग ऊर्जा के बारे में भी बात करेंगे। बट ये जो ब्रह्मांड सारे जो दो चीज़ों से मिलकर बना है उसमें एक चीज़ जो है द्रव्य है, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि द्रव्य क्या होता है।
ठीक है, तो फटाफट इसको आप वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा जाए। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो द्रव्यमान है, और द्रव्यमान पढ़ाने के बाद मैं आप लोगों को भार के बारे में पढ़ाऊंगा। हालांकि द्रव्यमान और भार में बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन रहता है, उन लोगों को डिफरेंस समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली द्रव्यमान क्या होता है और भार क्या होता है। तो आज की क्लास में हम लोग इसको क्लियर कर लेंगे और आज के बाद से कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आज हम लोग सबसे पहले द्रव्यमान के बारे में भी बात करने वाले हैं, जिसको हम लोग मास बोलते हैं, ठीक है। और कुछ देर पहले अभी हमने द्रव्य को डिफाइन किया था और हमने बताया था कि कोई भी वस्तु जो जगह घेरती है तथा उसमें द्रव्यमान हो तो उसको हम लोग द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो नाम यूज किया गया द्रव्यमान, ये दो शब्दों से बना है, द्रव्य प्लस मान। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो द्रव्य का मान, यानी कि अमाउंट ऑफ मैटर बोल सकते हो। कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सामान है, उसमें कितना अमाउंट में या कितना मात्रा में उसमें द्रव्य यूज हुआ है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले पॉइंट से हम इसको क्लियर करेंगे। किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य यानी कि मैटर के संपूर्ण परिमाण को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या कि कोई वस्तु है और उसमें कितना उसमें कितना द्रव्य है, किसी वस्तु में जितना द्रव्य होता है उसी को उस वस्तु का द्रव्यमान बोला जाता है, ठीक है। आई होप कि उतना क्लियर नहीं हुआ होगा, कोई बात नहीं, अभी हम क्लियर कर देंगे एग्जाम्पल से। देखो इसको इंग्लिश में हमने लिखा है द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज मास। द क्वांटिटी ऑफ मैटर मतलब किसी वस्तु में जितना मैटर प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं, ठीक है। द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कोई वस्तु है और उसमें कितना अमाउंट में मैटर प्रेजेंट है वही उसका मास कहलाता है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, सारे पॉइंट्स को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं बहुत आराम से आपको समझा दूंगा और आपको समझ में भी आ जाएगा, इसलिए हड़बड़ाइए नहीं। नेक्स्ट जो पॉइंट हमने लिखा है, द्रव्यमान एक अदिश राशि है जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो द्रव्यमान है यानी कि मास है वो अदिश राशि है। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि अदिश राशि क्या होता है। कोई ऐसा राशि, ठीक है, कोई ऐसा राशि जिसमें सिर्फ परिमाण हो, उसमें मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, उसको हम लोग अदिश राशि बोलते हैं, उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। बहुत सारे ऐसी भी राशियां होती हैं जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, तो वैसे राशि को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, यानी कि सदिश राशि बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारा ये जो द्रव्यमान है इसमें कोई दिशा नहीं होता है, ठीक है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ परिमाण है, सिर्फ इसका वैल्यू है, सिर्फ मैग्नीट्यूड वैल्यू है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ भार, तो उसमें मैं बताऊंगा कि भार जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये दोनों में डिफरेंसेज हैं, ठीक है, कुछ कुछ डिफरेंस भी बात करते रहेंगे। तो जो भार होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ परिमाण के साथ साथ उसमें दिशा भी होता है, ठीक है। कैसे दिशा होता है, जब हम भार पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम आप लोगों को ये बात बताएंगे, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं और यहाँ पे आप लोग इस पॉइंट को कर लीजिएगा, VBI ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि जो मास होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है, मतलब सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो याद रखना है कि द्रव्यमान जो होता है वो एक अदिश राशि है, इसमें सिर्फ परिमाण होता है, इसमें कोई भी दिशा नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है थोड़ी देर में मैं डिफाइन करने वाला हूँ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसकी इकाई किग्रा है। किग्रा बोलने का मतलब क्या है, किलोग्राम है। किलोग्राम को इंग्लिश में हम लोग केजी बोलते हैं, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप कंपैरिजन करोगे इसको भार से, तो भार का जो इकाई होता है वो न्यूटन होता है, ठीक है, और जो द्रव्यमान होता है उसका जो इकाई है वो केजी है। और बचपन से हम लोग बहुत सारा चीज़ खरीदते रहते हैं और जब किसी दुकान पे जाते हैं कुछ खरीदने के लिए तो हम लोग को उसका भार जो है या द्रव्यमान को मेजर करके दिया जाता है। जैसे आप चीनी खरीदने जाते होगे, चीनी खरीदने के लिए किसी दुकानदार के पास गए, उससे 1 केजी चीनी मांगते हो, तो वो क्या करता है, ऐसे उसके पास वाट रहता है, ठीक है, एक साइड में मतलब ये तराजू रहा, आप इसको ऐसे समझ लो कि वो दुकानदार के पास कोई तराजू है, ठीक है, ऐसा कोई तराजू है। तो यहाँ पे क्या करता है, वो 1 केजी का वाट चढ़ा देता है और उतना ही अमाउंट का यहाँ पे
चीनी एक थैले में रख देता है। और जब ये तराजू बराबर हो जाता है, पूरा स्ट्रेट हो जाता है, या यहाँ पे जो ऐसे कुछ बना हुआ रहता है उसके सामने हो जाता है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि हमारा ये जो शुगर है वो कितना है, 1 kg है। तो बचपन से आप ना खरीदारी करते वक्त या बहुत सारा चीज़ जब खरीदते हो तो उसका वेट नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पे द्रव्यमान के अनुसार उस चीज़ को खरीदते हो, ठीक है। तो जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, द्रव्यमान का। तो द्रव्यमान का जो इकाई होता है वो केजी होता है, जबकि भार का इकाई जो होता है वो न्यूटन होता है। थोड़ी देर में हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। आगे चलते हैं, हमने इसको इंग्लिश में लिखा है द यूनिट ऑफ मास इज केजी। मास का जो यूनिट होता है वो केजी होता है। अगला पॉइंट क्या है, द्रव्यमान का मान सभी जगहों पे समान होता है, ठीक है। द्रव्यमान का मान सभी जगहों पे समान होता है। जैसे मान लो मेरे शरीर का द्रव्यमान मान लो 70 kg है। कितना kg है, 70 kg है। अगर ये अर्थ पे, अगर मान लो किसी पृथ्वी पे, मान लो हमारे किसी भी पृथ्वी पे नहीं बोल सकते हैं हम लोग पृथ्वी पे, क्योंकि बहुत सारा पृथ्वी है नहीं, एक ही पृथ्वी है ऑब्वियसली। तो चलिए बात करते हैं हम लोग पृथ्वी पे। मान लिया मेरे शरीर का जो द्रव्यमान है वो 70 kg है, 70 kg है। अगर हम चांद पे चले गए तो मेरा द्रव्यमान शरीर का 70 kg होगा। इसलिए क्योंकि जिस द्रव्य से मेरा शरीर बना है, अभी जितना हमारा शरीर में द्रव्य यूज हुआ है, हम चांद पे भी चले जाएंगे तो हमारे शरीर में द्रव्य का मात्रा उतना ही होगा, ठीक है। द्रव्य का मात्रा उतना ही होगा। इसलिए द्रव्यमान चाहे कोई भी जगह हो, मान लो हम इस पोजीशन पे खड़ा हैं तो यहाँ पे मेरा 70 kg वेट है, ठीक है। 70 kg वेट नहीं बोल सकते, 70 kg मास है हमारे शरीर का। अगर इस पोजीशन को हम चेंज करके इस पोजीशन पे आ गए तो यहाँ पे भी मेरे शरीर का मास जो होगा 70 kg होगा। या फिर हम पहाड़ पे चल जाए, किसी पहाड़ी के ऊपर चल जाए, या समुद्र के अंदर में चले जाएं, या फिर किसी दूसरे ग्रह पे चले जाएं, जो शरीर का मास है हमारा वो सेम रहेगा। यानी कि किसी भी बॉडी का, अब इसको ऐसे समझो, किसी भी बॉडी का जो द्रव्यमान होता है वो जगह चेंज करने से चेंज नहीं होता है। हर जगह पे द्रव्यमान का जो वैल्यू होता है वो एक समान होता है। इस बात को दम दिमाग में बहुत अच्छे से रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI पॉइंट है, आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट, द्रव्यमान को संहति या मात्रा भी कहते हैं, ठीक है। द्रव्यमान का दूसरा नाम संहति है या फिर मात्रा है। उसके बाद अगला पॉइंट, किसी द्रव्य का द्रव्यमान कभी शून्य नहीं हो सकता है। ये भी VVI पॉइंट है। अगर कोई द्रव्य है तो उसका द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता है। क्यों भाई, द्रव्य को तो अभी कुछ ही देर पहले हम लोगों ने समझा था कि द्रव्य वो वस्तु है, या द्रव्य हम लोग किसको बोलते हैं, कोई भी वस्तु जो जगह घेरती है और जिसमें द्रव्यमान हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। तो द्रव होने के लिए, किसी चीज़ का द्रव होने के लिए पहला कंडीशन तो यही है कि वो जगह घेरे। और दूसरा कंडीशन क्या है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कंडीशन ये है कि उसमें क्या होना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए। अगर एक बात बताओ, अगर द्रव्यमान का ही वैल्यू 0 हो जाए तो वो क्या द्रव्य रह जाएगा, क्या नहीं रहेगा ना। द्रव्य को तो डिफाइन ही किया गया कि कोई भी वस्तु जो जगह घेरती है और द्रव्यमान हो। तो इसलिए किसी भी द्रव का द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। दिस इज द VVI पॉइंट एंड यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। आप लोगों को ये पॉइंट याद रखना चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं कि द्रव्यमान क्या होता है, मास क्या होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, किसी वस्तु में विद्यमान द्रव के संपूर्ण परिमाण को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में बोला जाए, द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज मास, ठीक है। अब इस बात को ऐसे समझो, जैसे मान लो एक ग्लास है यहाँ पे, ठीक है, और इसमें पानी भरा हुआ है, और इस ग्लास का पूरा कैपेसिटी जो है 1 kg पानी का है। कितने का है, 1 kg पानी का, मतलब इसमें पूरा 1 kg पानी अटता है और पूरा का पूरा ये भरा हुआ, तो इसमें 1 kg पानी भरा हुआ है। एक दूसरा सा बड़ा ग्लास है, एक दूसरा ग्लास है जो कि इससे 2 गुने साइज का है, ठीक है, और इसमें भी पूरा का पूरा ऐसे पानी भरा हुआ है, ठीक है, और इसका जो कैपेसिटी है वो 2 kg का है।
अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, कि इसका द्रव्यमान कितना हो गया, द्रव्य का मान, पानी जो है थोड़ा समझोगे, बहुत आराम से समझने का ज़रूरत है। ये दोनों में वाटर भरा हुआ है, और वाटर मैं बता चुका हूँ कि एक तरह का द्रव्य है, ठीक है। वाटर क्या है, पानी क्या है, एक द्रव्य है। अभी कुछ देर पहले ही हम आपको एग्जाम्पल में बताए थे, द्रव्य के एग्जाम्पल में बताए थे कि पानी भी एक द्रव्य है ना। तो देखो ये दो बर्तन में रखा हुआ है, एक बर्तन में ये जो पानी रखा हुआ, इसमें द्रव्य का मात्रा कितना है, द्रव का मान कितना है, पानी का मान कितना है, तो आप बोलोगे सर 1 kg, यही इसका द्रव्यमान हो गया, ठीक है। इस पानी का यहाँ पे द्रव्यमान कितना हो गया, 1 kg, kg लग गया तो ऐसे भी। तो यहाँ पे पानी का जो मात्रा, पानी एक द्रव्य है और उसका मान जो है 1 kg है, ये इसका द्रव्यमान हो गया। दूसरा जो ग्लास रखा हुआ इसमें 2 kg पानी है, कितना पानी है भाई, तो 2 kg पानी है। अगर आपसे मैं पूछूं कि यहाँ पे जो पानी है इसका द्रव्यमान कितना है, तो तुम बोलोगे कि 2 kg है, यानी कि द्रव्य का मान, पानी द्रव्य है, उसका मान कितना है, तो 2 kg है। समझ गए, यानी कि जो भी द्रव है उसका कितना मान है, उसका अमाउंट कितना है, वही द्रव्यमान है। आया बात समझ में। आप कहीं जाते हो, मान लो हम लोग एक एग्जांपल लिए कि चीनी खरीदने गए, ठीक है, अगर यहाँ पे 1 kg का वाट चढ़ाया गया तो ऑब्वियसली इससे कंपेयर करके आपको 1 kg का चीनी दे दिया गया, ठीक है। तो इस चीनी का द्रव्यमान कितना होगा, तो इस वाट के बराबर होगा, और इस वाट का जो इस तरह यहाँ पे जो वाट यूज किया गया इसका द्रव्यमान 1 kg है, तो ऑब्वियसली इस चीनी का द्रव्यमान 1 kg होगा। यानी कि आपसे इससे पूछा जाए कि भाई इसका द्रव्यमान कितना है, तो आप बोलोगे 1 kg। यानी कि शुगर भी तो एक द्रव्य है, इसने भी तो स्थान घेरा है, इसका भी तो कुछ क्या बोलते हैं, इसमें भी तो द्रव्यमान है, तो ऑब्वियसली ये एक द्रव्य है। शुगर क्या है, एक द्रव्य है, और यहाँ पे द्रव्यमान कितना है शुगर का, तो 1 kg है। अगर मान लो 2 kg चीनी लेना रहता है तो ये बड़े वाले पैकेट में इसको और भर लेते, ठीक है, और यहाँ पे 2 kg का वाट लगा देते, तो कितना यहाँ पे अमाउंट हुआ। इस शुगर का जो मान है, जो चीनी का मान है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और चीनी क्या है, एक द्रव्य है, तो द्रव्य का मान बढ़ गया, तो यहाँ पे बता दोगे कि 2 kg चीनी है, यानी कि 2 kg शुगर है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे द्रव्य का मान कितना हो गया, 2 kg हो गया। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि कोई भी चीज़ हो, ठीक है, उसमें द्रव्य का मान जो होगा उसी को द्रव्यमान बोलते हैं। मान कुछ होगा, देखो जैसे ये पानी है, ठीक है, तो 1 kg पानी का, अब देखो एक जो बात यहाँ पे हमने बताया, ये तो पहले वाले पॉइंट से आप लोगों को क्लियर हो गया, पहला वाला पॉइंट इस वाले एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा। अब एक पॉइंट और है, उसको भी मैं समझा देता हूँ। द्रव्यमान एक अदिश राशि है जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, तो इसको भी समझिए। जैसे ये पानी है तो ये किस दिशा में है, इसका जो मान है 1 kg वो किस दिशा में, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, बाएं दाएं, ये डिसाइडेड नहीं है, ठीक है, बस उसका एक वैल्यू है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, इसका कोई दिशा नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। उसके बाद का बात कीजिए, केजी इसका यूनिट हो गया, वो भी खत्म करते हैं। अगला जो पॉइंट है, द्रव्यमान का मान सभी जगहों पे समान होता है, ठीक है। थोड़ा इसको समझिए कि क्यों समान होता है। कोई भी द्रव्य है तो उसका जो द्रव्यमान होगा वो हर जगह पे सेम होगा। जैसे मान लो ये पानी है, ठीक है, तो ये जो पानी है इसका द्रव्यमान कितना है, 1 kg है। तो अगर ये 1 kg है, इसको ग्लास के साथ अगर वे किया गया तो इसका द्रव्यमान आया 1 kg। अब इसको चांद पे भी लेके जाओगे तो द्रव्यमान इसका 1 ही kg होगा। क्यों होगा, तो थोड़ा सा समझोगे। देखो ये जो पानी है, ये पानी किस चीज़ से बना हुआ, तो आप लोगों को शायद पता होगा कि H2O से बना है। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके एक मॉलिक्यूल्स बना हुआ। तो एक जैसे ये यहाँ पे बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब आप एज्यूम कर लो कि यहाँ पे टोटल 1 लाख H2O है। कितना, 1 लाख, यहाँ पे 5 जीरो हम दे देते हैं। 1 लाख H2O मॉलिक्यूल से यहाँ से पूरा 1 लीटर पानी बना हुआ है। तो एक बात बताओ, अगर 1 लाख H2O का मॉलिक्यूल्स है 1 लीटर पानी में, तो ये जो पानी है 1 kg, सॉरी लीटर हम बोल दिए थे, 1 kg जो पानी है, इसको अगर चांद पे लेके चले जाओगे तो इसमें जो H2O का मॉलिक्यूल से इतना ही रहेगा ना, 1 ही लाख रहेगा कि चेंज हो जाएगा। तो ऑब्वियसली कहोगे कि नहीं सर ये तो इतना ही रहेगा, ठीक है।
कितना रहेगा, चांद पे भी लेके चले जाओगे इस ग्लास को इस पानी के साथ, तो वहाँ पे भी जाओगे तो इस पानी के अंदर में जो H2O मॉलिक्यूल्स हैं इसका संख्या कितना रहेगा, 1 ही लाख रहेगा। इसीलिए मास जो होता है, द्रव्यमान जो होता है, चाहे वो कहीं पे भी मेजर करो एक समान होता है, ठीक है। जबकि इसके बाद भार पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बताएंगे कि भार का जो वैल्यू होता है या उसका जो मान होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करता है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स अगर चेंज होते रहेगा, ठीक है, जगह टू जगह, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं हम लोग, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू चेंज होता है, जिसके कारण भार का वैल्यू जो है वो चेंज होता है। लेकिन जो द्रव्यमान होता है उसका मान जो है या उसका जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होता है, क्योंकि वो जिस द्रव्य से बना हुआ है उस द्रव का क्वांटिटी उसमें प्रेजेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है, उतना ही रहेगा चाहे वो जहाँ पे लगे। तो अब आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे ये चीनी है, तो यहाँ पे जो चीनी का मान लो यहाँ पे छोटा छोटा दाना यूज किए, छोटा छोटा दाने के फॉर्म में रहता है ये चीनी, तो यहाँ पे मान लो बहुत सारे नंबर्स ऑफ जो दाना है, जितना यहाँ पे रहेगा उतना ही अगर इसको लेके चले जाओगे चांद पे तो उतना ही रहेगा, ठीक है, यानी कि वो चेंज नहीं होगा। इसलिए वहाँ पे भी इसका मास क्या होगा, सेम ही रहेगा। लेकिन द्रव्यमान सेम रहेगा, लेकिन अगर भार की बात करें तो भार चेंज होगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट जो था ये एग्जाम्पल से मुझे समझाना था, तो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसके बाद भार के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग वेट बोलते हैं। तो एक काम कीजिए, इसको फटाफट लिख लीजिए। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग पढ़ेंगे भार, जिसको वेट बोलते हैं। अभी जस्ट हम लोग द्रव्यमान के बारे में पढ़े और अब हम लोग भार के बारे में पढ़ेंगे। और भार को पढ़ने के बाद हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, आपका एक जो कन्फ्यूजन वाला पार्ट है वो भी क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आइए पहला पॉइंट हम लोग पढ़ें। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। और बचपन से आप लोगों को ये पढ़ाया गया है या आप लोग जानते हो कि इस धरती पे जो भी चीज़ है या धरती पे रखा हुआ हर एक वस्तु, जो भी वस्तु इस धरती पे है उसको धरती अपनी ओर खींचते रहता है और एक बल से खींचते रहता है, और उस बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो वो जो बल है, जिस बल से वो किसी चीज़ को अपनी ओर खींच रहा है, उस बल को ही वेट बोलते हैं। तो जो वेट होता है ना, हमेशा याद रखना है वो बल के बराबर होता है। यानी कि जो भार है, आप ऐसे समझ लो, जो भार है वो बल के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि भार को हम लोग वेट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो बल है वो फोर्स है। लेकिन ये फोर्स कौन सा फोर्स है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ग्रेविटेशनल फोर्स किसके द्वारा लगाया जाता है, तो ये धरती के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। किसी वस्तु पे धरती के द्वारा जो लगाया हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वही उसका वेट होता है, ठीक है। कोई भी वस्तु का जो वेट है वो डिपेंड करता है उसके ग्रेविटेशनल फोर्स पे। और इसका वैल्यू भी जो होता है ना, जी के टर्म में डिफाइन किया गया होगा। इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। और बचपन में हम लोग को पढ़ाया गया था 9.8, यानी कि 9th में भी आप लोग पढ़े होंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो चलो इस पर भी थोड़ी देर में बात कर लेते हैं हम लोग। फिलहाल इतना समझो कि भार कुछ नहीं है, बस धरती के द्वारा लगाया हुआ जो बल है किसी वस्तु पे, वही बल उसका वेट होता है, ठीक है। तो आपको एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो याद हो जाएगा। बहुत बारी भार का इकाई पूछा जाता है, यानी कि यूनिट पूछा जाता है। और बहुत लोग हड़बड़ी में, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं ऑप्शन गलत लगा देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट का जो यूनिट होता है, यानी कि भार का जो इकाई होता है, उसको केजी लगा देते हैं, जो कि ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। भार का इकाई किलोग्राम नहीं होता है, ठीक है। ये तो द्रव्यमान का इकाई है। भार का इकाई न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। थोड़ा सा इस पर भी बात कर लेते हैं कि न्यूटन क्यों होता है, ठीक है। न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम था, आप लोगों ने कभी ना कभी नाम सुना होगा। एक बार क्या हुआ कि ये सेव के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। ऐसा कहानी आप लोग पहली बार नहीं सुन रहे हो, किसी ना किसी के मुंह से सुने होंगे, ठीक है। तो वो सेव के नीचे वो न्यूटन साहब बैठे हुए थे और संयोग से उसी समय एक सेव नीचे गिरा, ठीक है। तो उनके दिमाग में टेंशन हो गया कि भाई जो सेव है वो नीचे ही क्यों गिरा। वो स्पेस में कहीं भी जा सकता था, ऊपर जा सकता था, बाएं जा सकता था, दाएं जा सकता था, लेकिन वो धरती पे ही क्यों गिरा, ठीक है। तो उसके बाद उनको टेंशन हो गया। उन्होंने एक रिसर्च किया, खोज किया, और उन्होंने सबसे पहले दुनिया को ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट दिया और बताया कि इस धरती पे जो भी चीज़ें हैं
उसको धरती अपने एक फोर्स से खींचते रहता है, जिसके कारण धरती जो है किसी चीज़ को अपनी ओर खींच लेता है, या यानी कि कुछ भी चीज़ अगर हवा में रखोगे तो वो नीचे धरती पे गिर जाता है। ठीक है, लेकिन यही स्पेस में बहुत ऊपर उड़ जाओ, धरती से बहुत ऊपर चल जाओ, तो उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसका वैल्यू जो है कम होते जाता है, उसका जो मान है वो कम होते जाता है, जिसके कारण जब बहुत ऊपर चले जाते हैं तो धरती उस वस्तु को अपनी ओर नहीं खींच पाता है। आप लोग सुने होंगे कि स्पेस में कोई चीज़ को ऐसे रख दिया जाए तो वो स्थिर रहता है। अगर उस चीज़ पे कोई भी ग्रह अगर अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगा रहा है तो वो स्पेस में ऐसे स्थिर रह जाएगा। लेकिन धरती के आसपास कुछ हाइट पे भी सामान को, किसी भी वस्तु को रखोगे तो उसको नीचे की तरफ धरती खींच लेता है। जिस बल से खींचता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप एक लाइन में वेट को याद रख सकते हो कि वेट जो है एक तरह का फोर्स है। चलिए कुछ पॉइंट्स हमने लिखा है उसको पढ़ते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है वेट इज ए फोर्स थ्रू विच अर्थ अट्रैक्टेड टू एनी बॉडी टुवर्ड्स इट। कह रहा है कि वेट जो होता है एक तरह का फोर्स है जिससे वो क्या करता है, धरती किसी चीज़ को या किसी वस्तु को या किसी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहता है। हमने एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI पॉइंट है। इसको मैं पहले ही VVI कर देता हूँ। आप लोग भी जब अपना नोट्स तैयार कीजिएगा तो इसको VVI लिख लीजिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। भार एक सदिश राशि है। ठीक है, भार जो होता है एक सदिश राशि होता है। एक सदिश राशि होने का मतलब क्या है, एक नहीं होगा, एक सदिश राशि होगा। ठीक है, तो भार एक सदिश राशि हो। भार एक सदिश राशि होने का मतलब क्या है कि मतलब एक ऐसा राशि, सदिश को हम लोग वेक्टर भी बोलते हैं, एक ऐसा राशि जिसमें परिमाण हो और दिशा भी हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। जैसे मान लो किसी वस्तु पे हमने क्या बोला कि वेट जो होता है एक तरह का फोर्स होता है जो कि धरती के द्वारा लगाया जाता है किसी बॉडी पे। तो ये स्केच है, इसको जब हम लोग छोड़ेंगे तो नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि इस पे फोर्स जो है धरती नीचे की तरफ लगा रहा है। मान लो ये स्केच है, यहाँ पे ये स्केच हवा में है तो ये नीचे की तरफ गिरेगा, तो इसका डायरेक्शन है ना, एक दिशा है ना, नीचे की तरफ गया तो ये एक दिशा है जिस दिशा में ये ड्रॉप हुआ। ठीक है, तो इसमें दिशा भी है और साथ ही साथ इसमें कुछ वैल्यू भी होगा, इसका परिमाण भी होगा, जो बल होगा उसका कुछ ना कुछ परिमाण भी होगा। तो दिशा भी है, परिमाण भी है, इसीलिए इसको सदिश राशि बोला जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। ठीक है, जो वेट होता है एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है, वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ब्रैकेट में हमने लिखा है कोई भी राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों है उसे सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, कोई भी राशि जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो उसको हम लोग सदिश राशि बोलेंगे। अगला जो पॉइंट है इसकी इकाई न्यूटन होता है, VVI पॉइंट है ये भी। अभी कुछ ही देर पहले बोले हैं कि इसको याद रखना बहुत ही आसान है। ठीक है, इसलिए क्योंकि जो फोर्स का यूनिट होता है, जो इकाई होता है, वही वेट का इकाई होता है। जो बल का इकाई होता है, बल का इकाई न्यूटन होता है, और यहाँ पे वेट का भी इकाई न्यूटन ही होगा। इसलिए क्योंकि ये न्यूटन साहब जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही सबसे पहले इसको डिफाइन किया था, वेट को डिफाइन किया था ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू। इसीलिए इन्हीं के नाम पे इसका इकाई बना दिया गया। जो साइंटिस्ट जो खोज करते हैं जिस चीज़ का, उसी के नाम पे उसका इकाई बन जाता है। जैसे आप लोग करेंट का या विद्युत धारा का इकाई पढ़े होंगे कि एम्पियर होता है, तो एम्पियर क्यों होता है? ठीक है, सोचने वाली बात है कि एम्पियर ही क्यों होता है। तो एम्पियर इसलिए क्योंकि करंट का जो खोज करने वाले साइंटिस्ट था उनके नाम के टाइटल में एम्पियर था, तो उन्हीं के नाम के अनुसार उसका इकाई रख दिया गया। यहाँ पे भी जो फोर्स का इकाई है न्यूटन इसलिए है क्योंकि फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो न्यूटन साहब ने बताया था, और वेट का भी कॉन्सेप्ट उन्हीं का दिया हुआ था। इसीलिए जो भार होता है उसका इकाई जो होता है न्यूटन होता है। हमने यहाँ पे लिखा है इसकी इकाई न्यूटन होता है। ठीक है, VVI पॉइंट है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भार का मान अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है, ये भी VVI पॉइंट है। जबकि इससे पहले जब द्रव्यमान पढ़ाए थे तो वहाँ पे मैंने बताया था कि द्रव्यमान का जो मान होता है सभी जगहों पे सेम होता है, चाहे आप अर्थ पे हो, चाहे चंद्रमा पे हो, चाहे किसी भी जगह पे हो, पहाड़ पे हो, पानी में हो, कहीं पे भी हो, तो द्रव्यमान का जो मान होता है वो समान होता है, वो चेंज नहीं होता है। लेकिन जो वेट होता है उसका जो भार होता है उसका जो मान होता है अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। इसलिए अलग अलग होता है कि कोई ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू क्या होता है, चेंज होते रहता है। इसको और अच्छे से हम समझा रहे हैं, थोड़ा सा एक जो आखिरी पॉइंट है उसको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद किसी द्रव्य के भार का मान शून्य हो सकता है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है।
द्रव्य का भार का मान, मतलब कोई द्रव्य है, कोई मैटर है, तो उसका वेट जो है वो 0 हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान ये 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों इसका मान 0 हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा फॉर्मूला से समझा रहे हैं। देखो जो वेट होता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भार बोलते हैं, तो भार का आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे। भार का फार्मूला होता है द्रव्यमान गुने बल। ठीक है, अगर इसको हम लोग शॉर्ट में इंग्लिश में लिखें तो W इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे वेट पढ़ रहे हैं ना, तो वेट के लिए होगा W इक्वल टू M इंटू जी। ठीक है, ऐसे फोर्स का यूनिट फार्मूला जो होता है F इक्वल टू आप लोग पढ़े होंगे मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन के जगह पे एक्चुअली फोर्स के जगह पे वेट यूज कर लिया गया, क्योंकि अभी कुछ देर पहले बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स को ही वेट बोला जाता है। तो फोर्स के बदले हम लोग क्या यूज करेंगे, वेट W को यूज करेंगे, मास तो वही रहेगा, और A के जगह पे G यूज किया जाता है। ये एक्सेलरेशन है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को G से बोला जाता है। ठीक है, तो ये एक फार्मूला हो गया। अब देखो होता क्या है। ठीक है, W इक्वल टू हो गया M इंटू जी, मतलब द्रव्यमान इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर सोचो कि कोई ऐसे जगह पे चले गए जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि G का वैल्यू 0 हो गया। सपोज करो ऐसे जगह पे इस धरती से बहुत ऊंचे चले गए, 5000 किलोमीटर ऊपर चले गए स्पेस में, तो क्या वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स धरती लगाएगा? ऑब्वियसली नहीं लगाएगा। इतना तो आइडिया होगा, बहुत सारे मूवीज भी आप लोग देखते रहते हैं, वहाँ पे भी दिखाया जाता है। तो आप जब स्पेस में चले जाते हो, यानी कि धरती से बहुत ऊपर चले जाते हो, तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू क्या हो जाता है, 0, यानी कि G का वैल्यू 0। तो उस केस में जब W का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, M यानी कि मास तो रहेगा, बट G का वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो W का भी वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, यानी कि वेट का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। लेकिन कभी भी किसी द्रव्यमान का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, किसी द्रव्यमान का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, यानी कि द्रव्यमान का कुछ ना कुछ मान होगा, बट भार का मान 0 हो सकता है, क्योंकि ये जो द्रव्यमान है जो भार है, भार का जो मान होता है वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, या ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करता है। तो इसलिए ये जो बात है, आई थिंक कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। किसी द्रव्य के भार का मान 0 हो सकता है, यानी कि द वेट ऑफ एनी मैटर मे बी 0, द वेट ऑफ एनी मैटर मे बी 0, बट द मास ऑफ एनी मैटर कैन नॉट बी 0। ठीक है, कभी भी मास जो है किसी द्रव्य का वो 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये भी बात इसी से रिलेटेड है, भार का मान अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है। क्यों अलग अलग होता है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स G का जो वैल्यू है ये अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना। यहाँ पे जो W है ये भार है, इसको वेट बोलते हैं। यहाँ पे द्रव्यमान मास है, और ये जो बल है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। थोड़ा सा इसको और मैं डिटेल्स में लिख देता हूँ। ठीक है, आप लोग इसको समझ गए होंगे आई थिंक कि यहाँ पे इसको अगर डिटेल्स में मैं लिखूँ तो इसको लिख सकता हूँ वेट इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इकाई भी याद रखना बड़ा आसान है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो भार है एक तरह का बल होता है। ठीक है, और बल का यूनिट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को याद ही रहता है, क्योंकि ये फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो चलो, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, और आज के क्लास में बस हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग भार और द्रव्यमान, या कह सकते हो द्रव्यमान और भार, दोनों में अंतर मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।